बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। अभी हम लोग इस पाठ का अभ्यास कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। गांवों की उजड़ी भट्टियां। वुड स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी, परंतु भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि था और खासतौर से बिहार और मध्य भारत के हर एक जिले में ऐसे प्रगलक कारीगर थे जो लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क के स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे और इसी लोहे से कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। अभी ज्यादातर जो भट्टियां मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। प्रगलन का काम पुरुष करते थे जबकि महिलाएं धौकनी चलाती थी। अभी वे कोयले को लगातार दहकाने के लिए हवा फेंकती रहती थी। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं पालामाऊ बिहार के लोहा कारीगर। यहाँ पे किस तरह से वो कारीगर काम करते थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा था और ज्यादातर गांव में भट्टियां ठंडी पड़ चुकी थी और लोहे का उत्पादन गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? इसकी एक वजह तो नए वन कानून ही थे जिनके बारे में हम लोगों ने अध्याय 4 में पढ़ा है। जब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई थी तो लोहा बनाने वालों को कोयले के लिए भला लकड़ी कहाँ से मिलती थी और लोह अयस्क भी वे कहाँ से ले आ सकते थे। वन कानूनों को नजरअंदाज करते वे अक्सर चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठी करके लाते थे, परंतु लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते थे। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पेशा छोड़ दिया था और वे आजीविका के दूसरे साधन ढूंढने लगे थे। कुछ क्षेत्रों में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रगलकों को अपनी प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत ही भारी कर चुकाने पड़ते थे जिसमें उनकी आय गिर जाती थी और 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात भी होने लगा था। भारतीय लोहार भी घरेलू बर्तन, औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे और इसकी वजह से ही स्थानीय प्रगलकों द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग कम होने लगी थी और 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई थी। भारत में इस्पात और लोहा कारखानों का उदय साल 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स बेल और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते हुए घूम रहे थे और वे भारत में एक आधुनिक लौह एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीने और काफी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे और लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लौह अयस्क भंडारों का पता लगा लिया जाए। हम लोग इसको अगले विभाग में देखेंगे। तो इससे पहले इस विभाग का हम लोगों का ये प्रश्न चरण है। वहां पे हम लोगों को प्रश्न क्या है कि गांवों की उजड़ी भट्टियां के बारे में लिखिए। तो आप इस प्रश्न का उत्तर अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखिए। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं।